Welcome to this lesson. So this is our unit number 8 of BRBL. We are discussing theory portion of unit number 8. Unit number 8 is based on the Prevention of Money Laundering Act 2002. So before this we have already covered all theories and MCQs till unit number 7. Now we will cover theory of unit number 8. Now सबसे पहले दोस्तों let us see what are the topics that we are going to study in this unit. So first thing is what is the offense of money laundering, what are the punishment for money laundering, what are the obligations of banking companies, financial institutions and intermediaries, how enhanced due diligence we will study, and then we will see what are the rule frame, क्या क्या रूल फ्रेम किया गया इसके रिगार्डिंग वो देखेंगे. उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ये देखेंगे. रिकॉर्ड में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, what information should be there in the reform we will see, and what is the procedure for maintaining information, यानी जो भी जानकारी हमें मेंटेन करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे होगी. दोस्तों ये हमारे मॉड्यूल बी का पहला लेसन है. मॉड्यूल ए को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. तो क्या क्या प्रोसीड्यूर्स होगा इन्फॉर्मेशन फर्निश करने का डायरेक्टर्स को, क्लाइंट्स के आइडेंटिटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा, और कैसे हम लोग क्लाइंट के आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे. एवरीथिंग वी विल सी इन दिस लेक्चर. सो लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, उनको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है, एमसीक्यूज़ की आवश्यकता है, रिवीजन सेशन की आवश्यकता है और वीडियो की आवश्यकता है, तो आप हमारे पेड प्लान का मेंबर हो सकते हैं. बेसिकली हमने 5 सब्जेक्ट के लिए अभी पेड प्लान को लॉन्च किया है. इलेक्टिव पेपर में HRM कवर कर रहा हूँ. आपको इस पेड प्लान में यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेगा. और आप यदि डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको इस चैप्टर के द्वारा आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है PMLA की. और PMLA है क्या दोस्तों? PMLA को लाया गया था कि हमारा जो लॉन्ड्रिंग है उसे प्रिवेंट किया जा सके. मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए PMLA लाया गया था. और दोस्तों प्रॉपर्टी जो भी हमारा प्रॉपर्टी डिराइव हो रहा है इस पार्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग से, उसे कन्फिस्केट करने के लिए, राइट, सीज करने के लिए. तो दोस्तों बैंकिंग मशीनरी को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज़ पे. मनी लॉन्ड्रिंग पहले आपको समझ आना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है. यानी दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ. तो देखिए बैंकिंग मशीनरी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज़ से. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसके मिसयूज़ को बचाने के लिए दोस्तों ये एक्ट को लाया गया था. सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI मिलकर, ठीक है, एक रूल फ्रेम की थी जिसे कहते हैं PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन. ये रूल आया था 2004 में, ठीक है. और दोस्तों इसमें अमेंडमेंट किया गया. कब किया गया अमेंडमेंट? 2012 में. द PMLA अमेंडमेंट एक्ट 2012. इसने क्या किया दोस्तों? इसने जो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन था उसे बढ़ा दिया. अब मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन में क्या आ गया है कि जो आपका कंसीलमेंट है, जो एक्विजिशन है, जो पॉजिशन है और यूज़ ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर आ गए हैं. यानी आप कुछ छिपा रहे हैं, आप किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को पॉजेस कर रहे हैं, ठीक है. तो ये दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द अंडर द PMLA. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस रूल वाज अमेंडेड इन 2012 एंड इस 2012 में क्या हुआ कि इसका डेफिनेशन को इनलार्ज किया गया. इसके अंदर कोई भी कंसीलमेंट, एक्विजिशन, पॉजेशन एंड यूज़ ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है. अब दोस्तों ये जो PMLA 2012 आया, ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें एक और चीज़ था, वो भी मैं आपको बता दूं. ये इसमें क्या था कि ये डायरेक्टर को पावर्स दिया था कि वो फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं. अब किस तरह की फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि PMLA जो है 2004 का एक्ट था, लेकिन 2012 में इसके मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन को इन्हांस किया गया. मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, पॉजेस कर रहे हैं, ठीक है, या आप प्रोसीड का यूज है, क्राइम माना गया, ठीक है. तो उसे यदि आप क्राइम को यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता है. और साथ ही साथ एक और काम किया गया इस 2012 के अमेंडमेंट में कि दोस्तों डायरेक्टर के पावर को बढ़ा दिया गया. डायरेक्टर को पावर दिया गया कि वो फ़ाइन भी इम्पोज कर सकता है. अब वो कौन कौन सा फ़ाइन है आइए मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहला फ़ाइन है यदि डायरेक्टर इंक्वायरी के दौरान यदि डायरेक्टर को पता चलता है इंक्वायरी के दौरान कि कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है या कोई डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ. यदि डायरेक्टर को पता चलता है दोस्तों कि एनी एम्प्लॉय हैज़ नॉट, कोई भी एम्प्लॉय है दोस्तों जो कि ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं किया है, तो वो क्या कर सकता है, एक वार्निंग इशू कर सकता है लिखित में वार्निंग देगा. उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, ऐसे रिपोर्टिंग एंटिटी को, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी, राइट.
रिपोर्टिंग एंटिटी वर्ड बार बार यूज होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर में। तो पहला चीज़ है डायरेक्टर किसको देखा, रिपोर्टिंग एंटिटी को देखा, यानी तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ही डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी देखेगा या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, वो बोलेगा कि एक वार्निंग देगा पहले लेटर में, ठीक है। यदि उसे लगेगा कि एम्प्लॉय जो है ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, देन ही विल इशू अ वार्निंग लेटर फर्स्ट, okay. After warning letter, what he will do, he will direct such a reporting entity or a designated director on the board or any of its employee to comply with specific instruction। यानी दोस्तों जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है उसे वो डायरेक्ट करेगा कि आप जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तीसरा चीज़ ये है कि वो फाइन भी ले सकता है, राइट, ही कैन। तो पहली बात की वार्निंग लेटर, दूसरी बात की इंस्ट्रक्शन देगा, और तीसरा चीज़ है कि वो ऐसे रिपोर्टिंग एंटिटी या डायरेक्टर को कोई फाइन भी लगा सकता है, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट भी कर सकता है कि आप रिपोर्ट भेजें कुछ इंटरवल पे, ठीक है, कुछ इंटरवल पे रिपोर्ट भेजें। और चौथा क्या कर सकता है, वो फाइन लगा सकता है, ऐसे रिपोर्टिंग एंटिटी पे वो फाइन लगा सकता है या किसी भी एम्प्लॉय पे वो फाइन लगा सकता है, जो कि फ़ाइन का अमाउंट क्या है, विच शेल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 से ऊपर का फ़ाइन होगा, और मैक्सिमम वो 1 लाख तक एक्सीड हो सकता है, मतलब 10,000 से लेकर 1 लाख तक एक्सीड हो सकता है वो फाइन। तो 4 चीज़ है, पहला बात है कि ही विल इशू अ वार्निंग लेटर, सेकेंड पॉइंट इज ही विल डायरेक्ट द एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लाई करे। तीसरा चीज़ है कि वो उससे रिपोर्ट बोलेगा कि टू सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवल, और उसका टाइमिंग भी होगा। और लास्ट पॉइंट है कि एक फ़ाइन भी वो ही कैन लेवी अ फाइन ऑन सच रिपोर्टिंग एंटिटीज़, ठीक है। और ये जो फाइन होगा इसका मिनिमम वैल्यू 10,000 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख होगा। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अब बात करते दोस्तों, ये सभी जो अमेंडमेंट लाया गया था 2012 में अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। तो जो भी ऑथराइज पर्सन हैं, जो भारत के एजेंट हैं मनी ट्रांसफ़र, देखिए एक MTSS होता है, MTSS मतलब क्या होता है, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम, याद रखिएगा MTSS का फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। तो दोस्तों मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के अंतर्गत वैसे ऑथराइज पर्सन जो कि भारत के निवासी हैं वो एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं, और उसे कहा जाता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। अभी मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। MTSS यानी मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के अंतर्गत कोई भी ऑथराइज पर्सन एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है, जिसका नाम दिया गया है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। और दोस्तों वो जो है उसे कहा गया है कि PMLA का जो 2012 का ऑब्लिगेशन है जो भी है उसे कॉम्प्लाइज करना है। उसके बाद है दोस्तों क्या ऑफेंस है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या ऑफेंस है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक्ट सच कोई डेफिनेशन नहीं है इस एक्ट में, लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी आदमी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी नोइंगली या अननोइंगली, ठीक है, किसी भी चीज़ का हिस्सा है, ठीक है, जो ऐसे एक्टिविटीज़ में इंगेज है जो कि क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे आप कंसील करें, पॉजेस करें, एक्वायर करें या यूज करें, ठीक है, किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी को, तो उसे कहा जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का गिल्टी है, राइट। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वही अ पर्सन शैल बी गिल्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ सच अ पर्सन इज फाउंड टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्टेड टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्टेड और नोइंगली इन पार्टली और इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो ये इस तरह से डिफाइन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को। अब देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है, अब यहाँ पे जो वर्ड आया है एक्ट, कंसीलमेंट, पॉजिशन, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्राइम क्या क्या है, पहला है कंसीलमेंट, दूसरा है पॉजिशन, तीसरा है एक्यूजिशन, चौथा है यूज, और पांचवा है दोस्तों प्रोजेक्टिंग एज एन अनटेन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, और या आप कह सकते हैं क्लेमिंग एज एन अनटेन्ड प्रॉपर्टी किसी भी तरह से। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो प्रोसेस है जो कि क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, ये कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, लगातार होता है, राइट। और ये तब तक होगा जब तक पर्सन को, जो भी आदमी इसमें इंगेज है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, वो जब तक इंजॉइंग द प्रोसीड ऑफ क्राइम बाय इट्स कंसीलमेंट और प्रोसेसन और एक्यूजिशन और प्रोजेक्टिंग एन अनटेन्ड प्रॉपर्टी, तो एनी मार्ट, मतलब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस जो चलता रहता है। तो वो कंसील कर सकता है, पॉजेस कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, यूज कर सकता है और प्रोजेक्ट कर सकता है इसे अनटेन्ड प्रॉपर्टी के रूप में। सो दिस इज़ हाउ PMLA 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था ऑफेंस, क्या क्या ऑफेंस को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर माना गया है। अब जरा बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों ये जो हमारा PMLA एक्ट 2012 है, इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी इस ऑफेंस को कमिट करेगा,
ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसे रिगरस पनिशमेंट मिलेगा, राइट। और जो जो टाइम का पनिशमेंट मिलेगा वो 3 साल से कम का नहीं होगा, जिसको आप बढ़ाकर 7 साल तक भी कर सकते हैं। मतलब जो टाइमिंग होगा पनिशमेंट का वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का होगा, और उसको एक फ़ाइन भी चार्ज करना पड़ेगा, उस पर फाइन भी लगेगा। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि जो पनिशमेंट होगा वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का होगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज़ है कि जब भी ऐसा क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो जो प्रोविज़न है इस सेक्शन का, ठीक है, उसमें कहा गया है कि जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और अब जो है 10 साल तक उसे बढ़ा दिया गया है। पहले था 7 साल, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है, अब उसे 7 साल को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनीज़ की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और इंटरमीडिएटरीज़ की, मतलब उन्हें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है पीएमएलए के रिगार्डिंग। पनिशमेंट तो हमने देख लिया कि मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो हमारी बैंकिंग कंपनीज है, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे इंटरमीडिएटरी हैं, वो कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगी, ठीक है। वो क्या क्या रिकॉर्ड हैं, तो दोस्तों देखिए सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि जितने भी आपके रिपोर्टिंग एंटिटी हैं वो क्या करेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जिसके अंदर जानकारियाँ होंगी जो भी ट्रांजैक्शन कवर्ड है ऐसे क्लॉज में, ठीक है। दूसरी बात, मतलब उनको एक रिकॉर्ड रखना है ऐसे ट्रांजैक्शन का। दूसरा चीज़ है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको वो रिकॉर्ड फर्निश करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, मैंने बोला था ना आपको कि सर्टेन टाइम रखा गया रिपोर्टिंग एंटिटी को कि ऐसे ऐसे जो भी रिकॉर्ड को उन्होंने मेंटेन रखा है उन्हें प्रोड्यूस करना है। तो डायरेक्टर को फर्निश करना है जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या फर्निश करना है कि वो ऐसी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जानकारी फर्निश करनी है, ठीक है। क्या अटेम्प्ट किया गया है या एग्जीक्यूट किया गया है, किस नेचर का है, क्या वैल्यू है, सभी कुछ इसमें लिखा होना चाहिए, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, एवरीथिंग शुड बी रिटन। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट का उसमें आइडेंटिटी, क्लाइंट का आइडेंटिटी बताना होगा, बेनिफिशियल ऑनर बताना होगा, मतलब किसने पैसा भेजा, किसको भेजा, ठीक है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ है तो वो भी बताना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाएगा, फर्निश किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, सेव किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी लॉ में, उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट शुड बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि इसको आपने डिस्क्लोज कर लिया सभी पब्लिक में, नो नो नो, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। वॉट एवर रिकॉर्ड यू आर मेंटेनिंग, वॉट एवर रिकॉर्ड यू आर वेरीफाइंग, ओके, एंड द रिकॉर्ड विच यू आर मेंटेनिंग, वेरीफाइंग, सेविंग, फर्निशिंग, एवरीथिंग शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। और दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है, मैंने आपको रिकॉर्ड के बारे में बताया ना कि एक रिकॉर्ड बनाना है एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है दोस्तों, वो कम से कम 5 साल के लिए आपको मेंटेन करके रखना है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में, ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 5 साल तक ये रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनी को इस बात को ध्यान रखना है। पहला काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना दोस्तों। उसके बाद ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब देना। उसके बाद टाइम टू टाइम डायरेक्टर को जानकारी प्रोवाइड करते रहना और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। बेनिफिशियरी के बारे में बताना, एवरी रिकॉर्ड हैज़ टू बी मेंटेन। पहला ऑब्लिगेशन ये है। दूसरा ऑब्लिगेशन ये है कि दोस्तों ये जो हमारे जो भी जानकारी है उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कीपिंग डाटा कॉन्फिडेंशियल, एंड द थर्ड थिंग इज 5 साल तक उसे मेंटेन करके रखना है। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 5 साल तक। तो ये बात को, ये 3 चीज़ है जो कि ऑब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनी का। मैं फिर से बता दूं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंशियल, थर्ड पॉइंट इज द रिकॉर्ड शुड बी कीप्ड फॉर 5 years। ओके, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल, 5 year, ऐसे याद, ऐसे दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक और पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो 5 साल के लिए मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी कुछ रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जाम्पशन देती है, ठीक है। किसी भी ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा इन्हांस ड्यू डिलिजेंस। देखिए जो हमारा 2019 में एक दूसरा अमेंडमेंट आया। पहला अमेंडमेंट कब आया था, 2012 में। ये एक्ट कब बना था, 2004 में। 2014 में एक पहला अमेंडमेंट आया था। 2019 में एक और अमेंडमेंट आया जिसमें सेक्शन 12A लाया गया। 12A किससे डील करता है दोस्तों, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस से डील करता है। ये 12A क्या कहता है दोस्तों, जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं वो जब भी वो ऐसा ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, जब भी वो ऐसा ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन को
कमेंस करने से पहले वो कुछ चीज़ को वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे कि क्लाइंट का आइडेंटिटी क्या है, जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर रहा है उस क्लाइंट की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, कैसे उसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों, आधार का हेल्प लेके। ठीक है, तो दोस्तों आधार का हेल्प लेके टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल और अदर सब्सिडीज़, जो भी सब्सिडीज उसे मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही हैं, उसके बेसिस पे आधार का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और ऐसे क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप आधार को वेरीफाई करेंगे, इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जब ऐसे वेरिफिकेशन में पर्सन की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है, हु इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर एंड प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट। मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास आधार है ही नहीं, आधार नंबर है ही नहीं, तो फिर कैसे ऑथेंटिकेट होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में दूसरे प्रोसेस से कर सकते हैं, दूसरे मोड से कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा आदमी है जिसके पास आधार नंबर नहीं हो या इसको, तो उस केस में आप यू हैव टू टेक सम अदर मोड्स। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि आपको एक एडिशनल स्टेप लेना है। ये सभी स्टेप रिपोर्टिंग एंटिटी को कही गई है कि आपको एडिशनल स्टेप लेना है कि ये एग्जामिन करने के लिए कि जो फंड है क्लाइंट का वो कहाँ से आ रहा है, उसका ऑनरशिप कौन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सभी कुछ देखने पड़ेगी कि जो फंड मिल रही है, हु इज़ द ऑनर, what is the source and what is the everything you have to taken care of. And the third thing is आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, एडिशनल स्टेप देखना है कि द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन, आखिर किस लिए, किस कारण से वो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन के पार्टीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो ये सभी काम किसे करना है, रिपोर्टिंग एंटिटी को देखना है, राइट। तो जब भी सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को ऐसे ट्रांजेक्शन को कमेंस करने से पहले इन चीज़ को देखना है कि पहले बात तो आधार को वेरीफाई कीजिए, नहीं आधार है तो आप किसी और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए। आपको ये भी देखना है कि जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका ऑनरशिप कौन है, सोर्स कहाँ से है फंड का। और उसके बाद दोस्तों आपको ये भी देखना है कि क्या रिलेशनशिप है, जो पार्टीज़ है उनके बीच की क्या रिलेशनशिप है और किस कारण से, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन। तो ये सभी चीज़ें इंश्योर करनी है किसे, everything has to be ensured by the reporting entities. Now the second thing is where the client failed to fulfill the condition laid down. मान लीजिए कि client fulfill नहीं दे रहा है, वो बोलेगा कि उसको वो नहीं बताना चाह रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी ऐसे ट्रांजेक्शन को करने ही नहीं दो। यदि क्लाइंट नहीं बता रहा है तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन को होने ही मत दो। और जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है या बहुत सारा सीरीज में है, हाँ, जो क्लाइंट अंडरटेक कर रहा है वो सस्पिशियस आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ क्राइम इन्वॉल्व है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, मॉनिटरिंग को बढ़ा देगी। ठीक है, जो क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है उसको, उसका मॉनिटरिंग बढ़ा देगी, वो ज़्यादा स्क्रूटनी करेगी ऐसे ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हुआ जब आप ड्यू डिलिजेंस को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसके जानकारी को आपको 5 साल तक रखना है। जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ उसके 5 साल तक रखना है। तो दोस्तों एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया था कि PMLA 2002 को इनेक्ट किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकें। और दोस्तों इसी के बाद आया 2004 का, ठीक है, रूल जो फ्रेम किया गया था 2004 के दौरान फ्रेम किया गया था। फिर इसमें एक अमेंडमेंट आया 2012 में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को डेफिनेशन को इनलार्ज किया गया, कंसीलमेंट, एक्विजिशन, पोजेशन, यूज़ ऑफ प्रोसीड, ये सभी चीज़ लाए गए। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि PMLA का जो अमेंडमेंट आया था 2012 का, उसमें बताया गया कि डायरेक्टर का पावर है कि वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है। यदि किसी डायरेक्टर को लग रहा है कि रिपोर्टिंग एंटिटी या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है ऑब्लिगेशन से कंप्लाई नहीं करता है, ऑब्लिगेशन हमने आगे पढ़ा है, ठीक है ना, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, 3 ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया है। यदि ऑब्लिगेशन से कंप्लाई नहीं करता, वार्निंग लेटर इशू करेगा। दूसरी बात कि वो जो है इंस्ट्रक्शन देगा, फिर यदि मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन दिया और फिर एक और बात कहेगा कि जो भी उनके पास रिकॉर्ड है उसे रिपोर्ट करना है कुछ इंटरवल में, और लास्ट में एक फ़ाइन भी लगा सकता है, ये भी उसी पावर दी गई है। यदि हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंस की, तो जो भी पर्सन गिल्टी है ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यदि ऐसे एक चीज़ में इन्वॉल्व है जैसे कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग एंड अनटेन प्रॉपर्टीज, देन इट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। फिर दोस्तों इसमें क्या बताया आपको कि पनिशमेंट क्या है, जो मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कितने क्या क्या है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन 12 कहता है कि हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को ऐसे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है।
जो भी टाइम पीरियड डायरेक्टर ने फर्निश किया है उस हिसाब से उसे फर्निश भी करना है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को। और उसके बाद ये रिकॉर्ड कम से कम 5 साल के लिए आपको मेंटेन करना है। जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 5 साल तक आपको इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है दोस्तों। और फिर हम लोग बात करते हैं इन्हांस ड्यू डिलिजेंस की। तो सेक्शन 12A में इन्हांस ड्यू डिलिजेंस को डिस्कस किया गया है। इन्हांस ड्यू डिलिजेंस में क्या है कि आप आधार को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। देखिए कि आधार नहीं है तो कुछ और प्रोसेस मोड को देखिए। फिर आप एडिशनल स्टेप लीजिए कि ऑनरशिप कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से, फंड का सोर्स क्या है, सभी चीज़ों को देखिए। अच्छा, जो आपको मैंने ऑब्लिगेशन बताए थे एक बार उसमें देख लीजिए। ऑब्लिगेशन में पहला है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, दूसरा है दोस्तों रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियल रखना ये भी ज़रूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियल रखना किसी को इन्फॉर्मेशन को। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि इस रिकॉर्ड को आपको और ये रिकॉर्ड जो है आपको कम से कम 5 साल के लिए रखना है। चलिए, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस में मैंने क्या बताया कि कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए। एडिशनल स्टेप लें, जब भी क्लाइंट ऐसा कंडीशन को फुलफिल नहीं करे तो आप उसको ट्रांजेक्शन को अलाउ ही मत कीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जो इन्हांस ड्यू डिलिजेंस मेजर में आपने लिया है उसको 5 साल तक के लिए अपने रिकॉर्ड में रखिए। 5 साल कब से काउंट होगा? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में। तो ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर यूनिट नंबर 8 का। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर shown and I will provide you the detail. The number you can see in the description section also. Thank you.